हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विज्ञान वाले पाठ का 15वां लेसन है हमारा पर्यावरण से संबंधित। आज हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न एनसीईआरटी बुक से संबंधित है और आपके बोर्ड परीक्षा में 20 प्रश्नों में जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे उसके अंतर्गत ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो बच्चों, इसे ध्यान से देखें। इन बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको साथ ही साथ अति लघुत्तरीय प्रश्नों का भी हल मिल जाएगा। इसीलिए ध्यानपूर्वक देखें और समझें। पहला प्रश्न देखते हैं। जीव जो सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ अर्थात शर्करा या मंड बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है। पहला उत्पादक है, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटक और चौथा इनमें से कोई नहीं। जो पहला जो ऑप्शन है उत्पादक, यही इस प्रश्न के लिए सही है, क्योंकि उत्पादक को ही हम हरे पेड़ पौधे कहते हैं। ये पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मंड या शर्करा बनाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैविक घटकों में आते हैं। 4 ऑप्शन है। उत्पादक उपभोक्ता, दूसरा है उत्पादक व अपघटक, तीसरा है उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जैविक घटकों में आते हैं आपके उत्पादक आते हैं, उपभोक्ता आते हैं और अपघटक आते हैं, तीनों आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नील हरित शैवाल किस जैविक घटक में आते हैं? उत्पादक हैं या उपभोक्ता हैं या अपघटक या इनमें से कोई नहीं। तो नील हरे शैवाल जो होते हैं पादप हैं, अपादप को ही हम बोलते हैं क्या? उत्पादक। तो उत्पादक वाला ऑप्शन आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न सूक्ष्म जीव में अपमार्जक या अपघटक की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन ऑप्शन है? यहाँ पे शैवाल है, परजीवी जीवाणु है, परजीवी कवक है या मृतोपजीवी जीवाणु मृतोपजीवी कवक है। तो ये आपके चौथा जो ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि यही क्या है? अपघटक होते हैं। अकार्बनिक के शरीर को ये अकार्बनिक में बदलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों में कौन बदलता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, ये सभी। तो अपघटक ही क्या करते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं। अगला देखते हैं। प्रथम पोषी स्तर में कौन से जीव आते हैं? तो 4 ऑप्शन है। उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक या इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम पोषी स्तर के जीव जो आते हैं उत्पादक आते हैं, अर्थात पेड़ पौधे। यही ऑप्शन आपका सही। अगला देखते हैं। कौन से जीव सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। स्वपोषी जीव, परपोषी जीव, परजीवी तथा मृतोपजीवी। तो स्वपोषी जीव जो होते हैं वह सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा अर्थात भोजन में बदलते हैं। स्वपोषी को हम बोलते हैं हरे पादप बोलते हैं। अगला, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं? तो आपके यहाँ 4 ऑप्शन है। 1%, 2%, 10% और 3%। यहाँ पहला जो ऑप्शन है 1%, ये सही है। अगला देखते हैं। कितना प्रतिशत ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में पहुंचता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। 5%, 90%, 10% और 15%। तो इसके लिए आपका तीसरा ऑप्शन सही है, 10%। 10% ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाता है। अगला देखते हैं। लिंडमैन वैज्ञानिक ने कौन सा नियम दिया था?
तो पहला ऑप्शन है 5% का नियम, दूसरा है 10% का नियम, तीसरा है 20% का नियम और चौथा है 90% का नियम। तो लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए 10% का नियम दिया था, 10% लॉ ऑफ लिंडमैन। इनके हिसाब से एक पोषी स्तर से जब ऊर्जा दूसरे पोषी स्तर में जाती है तो केवल 10% ऊर्जा जाती है, 90% ऊर्जा पौधों द्वारा क्या होती है, विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं में इस्तेमाल हो जाती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के प्रवाह की दिशा कैसी होती है? 4 ऑप्शन, एक दिशी यूनिडायरेक्शनल, द्विदिशिक, बाई डायरेक्शनल या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो आपके उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होता है वह एक दिशी होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। डीडीटी अजैव निम्नीकरण पदार्थ है का प्रत्येक पोषी स्तर में जो विषाक्तता की सांद्रता बढ़ती जाती है उसे क्या कहते हैं? डीडीटी का विषाक्तता में जहरपन जो है प्रत्येक पोषी स्तर में क्या होती है, बढ़ती जाती है। उस प्रक्रम को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, जैव सांद्रता, जैव विकास, जैव आवर्धन या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं जैव आवर्धन। यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि एक पोषी स्तर से जब दूसरे पोषी स्तर में जाते हैं तो ऊर्जा घटती जाती है, जबकि अजैव निम्नीकरण पदार्थ अर्थात डीडीटी का जो विषाक्तता है, जहरपन है, प्रत्येक पोषी स्तर में जाने से क्या होता है, बढ़ता जाता है। इसी को जैव आवर्धन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक खाद्य श्रृंखला जिसे फूड चेन बोलते हैं हमेशा प्रारंभ होती, कहाँ से प्रारंभ होती है? 4 ऑप्शन है, मांसाहारी द्वारा, अपघटक द्वारा, उत्पादक द्वारा या प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा। तो खाद्य श्रृंखला सबसे पहले पादपों द्वारा प्रारंभ होती है जिसे हम उत्पादक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन से जीव आते हैं? यहाँ 4 ऑप्शन है, मांसाहारी, शाकाहारी, अपघटक, उत्पादक। तो इसमें आपके मांसाहारी जंतु जो होते हैं तीसरे पोषी स्तर में आते हैं। प्रथम पोषी स्तर में उत्पादक आते हैं। उत्पादक को जो जीव खाते हैं उन्हें शाकाहारी बोलते हैं, वो द्वितीय पोषी स्तर आते हैं। और शाकाहारी जंतु को जो खाते हैं वो मांसाहारी जंतु होते हैं, वो आते हैं तीसरे पोषी स्तर के जीव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? यहाँ 4 ऑप्शन है, घास, गेहूं तथा आम, घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी और घास, मछली तथा बकरी। इसमें से जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि घास को बकरी खाती है तो बकरी को मानव, तो ये आहार श्रृंखला तैयार हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु होते हैं क्या? 4 ऑप्शन है, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जो जंतु होते हैं वो कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि ये जंतु जो होते हैं वो पादपों को खाते हैं, इसीलिए इनको शाकाहारी जंतु एवं प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी रक्षा करती हैं? तो कौन सी परत है? क्लोरीन परत, ओजोन परत, ऑक्सीजन परत और हाइड्रोजन परत। तो यहाँ जो ओजोन परत है वो सही है। ओजोन परत ही हमारी रक्षा करती है अल्ट्रावायलेट किरणों से, इसीलिए ओजोन परत को हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु की किस परत में, वायुमंडल की किस परत में ओजोन लेयर का निर्माण होता है? यहाँ 4 ऑप्शन है, क्षोभ मंडल जिसे ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं, मध्य मंडल जिसे मेसोस्फियर और ताप मंडल जिसे थर्मोस्फियर। तो इसमें जो
दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल में ही O3 का निर्माण होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में O3 परत का निर्माण किस विकिरण की उपस्थिति में होता है, किस रेडिएशन की उपस्थिति में होता है। चार ऑप्शन है, औरत किरणें जिन्हें IR रेडिएशन इंफ्रारेड कहते हैं, पराबैंगनी किरणें जिसे अल्ट्रावायलेट, दृश्य किरणें जिसे विजुअल रेडिएशन बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो समताप मंडल में O3 का निर्माण आपके अल्ट्रावायलेट किरणों की उपस्थिति में होता है। ओजोन का अपक्षय किस प्रदूषक के कारण होता है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, CFC जिसे फ्रीऑन गैस बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, या इनमें से कोई नहीं। तो CFC के कारण ही क्या होता है, ओजोन के परत का अपक्षय होता है। इसमें भी खतरनाक है कि आपका क्लोरीन आता है, इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। तो क्लोरीन ही क्या है, मुख्य अवयव है जो ओजोन परत को अपक्षय करती है। अगला है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग होता है किसमें बनाने में, रेफ्रिजरेटर बनाने में, एयर कंडीशन में, कुशन गद्देदार फोम में, या इन सभी में। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन सभी में पाया जाता है, चौथा ऑप्शन सही। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के तहत CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर तक सीमित करने का सहमति हुआ। तो चार ऑप्शन है, यूनेप, SBCO, UNIEP या WHO। तो यूनेप जो है UNEP वाला ही ऑप्शन सही है। इसमें यह सहमति बनी कि हम लोग CFC युक्त यंत्रों का निर्माण कम से कम करें या न करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके द्वारा होता है मुख्य। यहाँ पे चार ऑप्शन, N2O, CO2, CFC, उपयुक्त सभी। तो कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, इसे ही कहते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। यह कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ग्रीन हाउस प्रभाव डालता है, जिसके तहत ये IR रेडिएशन को क्या करते हैं कि ऊर्जा को क्या करते हैं, वापस सूर्य में जाने नहीं देते हैं, और वातावरण में क्या होते हैं, उसको रखे रहते हैं, जिससे दिन पर दिन इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, अर्थात पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगला देखते हैं, प्लास्टिक, DDT, शीशा इत्यादि किस प्रदूषक में आते हैं। चार ऑप्शन है, जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके दूसरा ऑप्शन सही है, ये आते हैं अजैव निम्नीकरण। वे प्रदूषक जिनको सूक्ष्म जीवों द्वारा या प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा क्या अपघटित नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम बोलते हैं अजैव निम्नीकरण पदार्थ, जिसमें आपके प्लास्टिक, DDT, शीशा आते हैं। जबकि ये जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन कहलाते हैं, इनका जो अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा या प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा संभव है। तो इस प्रश्न के लिए उत्तर हो गया अजैव निम्नीकरण। अब देखते हैं अगला प्रश्न, इन निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है। तो पहला जो ऑप्शन है, घास, पुष्प तथा चमड़ा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। तीसरा है फलों के छिलके, केक तथा नींबू। चौथा है केक, लकड़ी व घास। तो आपका यहाँ ये ऑप्शन भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। ये आपके NCERT में ऐसे ही प्रश्न दिया गया है बेटा। और घास, लकड़ी तो आपके क्या जैव निम्नीकरण है, लेकिन प्लास्टिक क्या अजैव, इसलिए ये कैटेगरी गलत है। बाकी ये तीनों जो कैटेगरी हैं वो जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं, अर्थात सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो NCERT में पूछा गया है, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। पर्यावरण के लिए सहयोगी व्यवहार क्या है। पहला है, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, ये सही बात है। दूसरा है, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद करना, किसी रूम में कोई है नहीं तो पंखे या लाइट का स्विच बंद कर देना, यह भी क्या है, पर्यावरण मित्र व्यवहार है। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय
तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, यह भी पर्यावरण मित्र व्यवहार है। तो देखा जाए तो ये तीनों ऑप्शन सही है। तो ये चौथा जो उपरोक्त सभी, तो ये चौथा को हम सही मानते हैं। इस तरह बच्चों, हमने जो जीव विज्ञान अर्थात विज्ञान का जो 15वां लेसन था कक्षा 10 का, उससे संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा, समझा। तो आशा करूंगा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। इसी तरह इस चैनल पे बने रहें तो आपको क्या होगा, नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।